Hello everyone and welcome to this video. In this video, I'll talk about the tips and trips that I learned throughout my NEET PG journey that will also help you to guide you towards a successful and a prosperous journey. The tips and tricks which I learned throughout, I'll reveal in this video which you can also apply to transform your own career. So what are you waiting for? Without further ado, let's begin. तो किसी भी नीट पीजी के प्रिपरेशन के लिए 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से पहला होता है आपका कंटेंट, दूसरा होता है एमसीक्यू स्किल और तीसरा होता है रिवीजन। सो लेट्स डिसेक्ट देम वन बाय वन। कंटेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ दैट नोट्स दैट यू आर रीडिंग थ्रू आउट योर प्रिपरेशन प्रोसेस। वो वो पार्ट होता है जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो आप बार-बार रिवीजन करते हो और वो मटेरियल जो तैयार करके, जिसका रिवीजन करके, जिसको रट्टा मार के आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। पहला, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है? अब देखो मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, डैम्स है, प्रेपलैडर है, मैरो है, डॉक्टर भटिया है, सेरिबेलम है और बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स जो अभी अपकमिंग है। तो ऐसे में बेस्ट या फिर अच्छा तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए कौन सा है ये कैसे समझोगे? किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ना कुछ-कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला अगर हम बोले कंटेंट, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो क्रिस्प हो, कंसाइज़ हो, ईज़ी टू रिवाइज़ हो। ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको कंटेंट दे पाते हैं कंसाइज़ जो कि आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो एंड ऑब्वियसली विदाउट कंप्रोमाइज़िंग ऑन द कंटेंट कि ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया या फिर कॉन्सेप्ट्स ना देके बस आपको फैक्ट्स देके उसको छोटा कर रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट शुड आल्सो बी देयर एंड शुड आल्सो बी कंसाइज़ सो दैट इट इज़ ईज़ी टू रिवाइज़ फॉर यू। ऐसा इंस्टीट्यूट अच्छा होता है। अब दूसरा अगर आप बोलो सिर्फ कंटेंट ही नहीं है और कुछ पॉइंट्स भी है जैसे अब मान लो क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रिलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली आस्क किया हुआ है। द क्वेश्चन बैंक शुड रिप्रेजेंट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे अच्छे से क्वेश्चंस होने चाहिए, अच्छे से इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। और दूसरा जो होता है उस इंस्टीट्यूट का वो होता है आपके टेस्ट सीरीज। सो अगर मुझे इन डिफरेंट पैरामीटर्स पे मुझे जाना है रिगार्डिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है डैम्स, मैनो, पेपलेटर सभी का कंपैरिजन करना है। तो उसमें देखो मेरे को जो लगता है पर्सनली मैं बता रहा हूँ डैम्स का जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा है। वो इतना क्रिस्प कंसाइज़ है कि तुम उसे बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो। क्यूबैंक के बारे में बात करो तो मैरो का क्यूबैंक मुझे अच्छा लगा है। द क्यूबैंक बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है और उसको अ, यू नो उस क्यू बैंक में क्वेश्चंस अच्छे खासे डिफ़िकल्टी लेवल के हैं और बहुत सारे लोग अटेंड भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना मैरो के टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि मैरो में बहुत सारे लोग वो टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो रियल टाइम में आपका जो रैंक है वो आपको बेहतर दिखता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट क्योंकि मैरो मार्केट में भी ट्रेंडिंग है। तीसरा एक चीज़ अगर मैं बताऊँ वो है क्लासेस। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं ना आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ दे देते हैं कि ये फैकल्टीज़ बैठते हैं आपके स्टूडियो में और वो जाके रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो उस टॉपिक पे। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो लोग उसको डाल देंगे आपके जो है प्लेटफ़ॉर्म पे जो इंस्टीट्यूट का प्लेटफ़ॉर्म है और वहाँ से आप स्टूडेंट्स जो है देख लेते हो उसको। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्लॉगिंग हो जाता है, लैग हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपका कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है, तो आपको खुद का टाइमलाइन बनाना पड़ता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लाइव क्लासेस। मैं ये इसलिए मानता हूँ क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट आप ओवरबर्डन्ड होते हो और आपको दिशा नहीं दिखता। बट अगर लाइव क्लासेस होती है ना तो एक इंस्टीट्यूट आपको बोलता है इस तारीख में हम ये कंप्लीट करेंगे, उस तारीख में हम वो कंप्लीट करेंगे, तो आपका भी एक टाइमलाइन बन जाता है। उसमें ना बहुत आसानी होता है और जब आप लाइव इंटरैक्ट कर रहे हो टीचर के साथ, आप कॉन्सेप्ट को बेहतर समझते हो, रिटेन ज़्यादा करते हो और अपने डाउट्स डायरेक्टली आप पूछ सकते हो फैकल्टी से। तो इसलिए मेरे को लगता है कि डैम्स इस मामले में बेहतर है। डैम्स के लाइव क्लासेस भी है, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। तो उसमें आपको एक बेहतर एडवांटेज एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि आपको अपना शेड्यूल प्लान नहीं करना, वो लोग ही प्लान कर देंगे, आपको बस एक ही काम करना है, आपको अपने काम से स्टिक होके रहना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड और उसको सही तरीके से रिवाइज़ करोगे और वो आपके लिए टाइमलाइन बनाता जाएगा, तो आपका जो प्रिपरेशन है, वो पूरा सॉर्टेड हो जाता है एज़ फार एज़ टाइमलाइन इज़ कंसर्न्ड। ठीक है? तो अगेन डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट करने नहीं बैठा हूँ। आई एम जस्ट कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। एट द एंड इंस्टीट्यूट की चॉइस तो आपकी ही होगी।
एंड जो इंस्टीट्यूट का यू कैन से कॉस्टिंग और उसका जो वो आपको ऑफर कर रहा है, जो कंटेंट है और जो टेस्ट सीरीज है, उनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, उनके जो आपके मेंटर्स है आपको अच्छा लगते हैं, तो वो आपका पर्सनल चॉइस होगा, आप कौन सा इंस्टीट्यूट लेंगे, वो पूरा आपके ऊपर है। दूसरी बात है, इशू ना मेन नोट्स वर्सेस रिविजन नोट्स। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ लोग करते हैं कि यार मैंने तो पूरा साल मेन नोट्स कर लिया, अब 1 महीने रह गए एग्ज़ाम के, रिविज़न नोट्स नहीं हो पाए, आई डोंट वांट टू चेंज माय नोट्स, पर मैं रिवाइज़ भी जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट टू डू? दूसरा एक और किस्म के लोग होते हैं जो 1 मंथ पहले कि यार मेरे को इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2-3 सब्जेक्ट्स बाकी है उनका रिविज़न नोट्स कर लेते हैं, मेन नोट्स को छोड़ दो, वी विल डू द रिविज़न नोट्स डायरेक्टली। But there are both pros and cons to this. See, the main notes is the detailed notes that will give you all the concepts. वो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग तक ठीक है, बट रिवाइज करते वक्त ना, इफ यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग द मेन नोट्स, यू विल फॉल लेस ऑफ स्पीड एज कम्पेयर टू योर contestants. And if you are using only the revision notes, then the problem is you're missing out on important concepts. वो आपको एक फील फैक्टर देगा, बट एनी इंस्टीट्यूट का रिविजन नोट्स कंटेंट में तो लैक होता ही है। इट्स नॉट पॉसिबल ना दैट वी विल टेल एवरीथिंग बट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज़ ऐसा नहीं होता है। मेडिकल साइंस इज वेरी वास्ट, सो यू अंडरस्टैंड कि अगर रिविजन नोट्स है तो बहुत सारी चीज़ों पे मिस आउट कर रहे हो। सो व्हेन टू डू व्हाट? व्हेन टू डू मेन नोट्स, व्हेन टू डू रिविजन नोट्स? माय एडवाइस इज पूरा साल मेन नोट्स करो, मेन नोट्स को रिवाइज करो, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, 5 रीडिंग, जितना आपसे हो पाए। स्टैंडर्ड मैंने भी जब प्रिपेयर किया था, मेरा रिवीजन था 2, 2 के करीब, इंटर्नशिप के साथ मैं 2 ही कर पाया था। तो टू गुड रिवीजन ऑफ मेन नोट्स, क्वालिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इज सफिशिएंट। और उसके बाद आप रिवीजन नोट्स पे चले जाओ। रिवीजन नोट्स पे जाने का टाइम है एग्जाम के 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने पहले। उसके पहले रिवीजन नोट्स मत किया करो, मतलब ओनली सोनली रिवीजन नोट्स पे डिपेंड मत किया करो, तो आपको दिक्कत आएगा क्योंकि कंटेंट कंप्रोमाइज होगा। सो अब बात है जिनके पास सिर्फ मेन नोट्स है, वो कैसे रिवाइज करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, वहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करो और उन्हीं टॉपिक्स को मेन नोट से पढ़ा करो। ऐसे ना आपका मेन नोट छोटा हो जाएगा, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड ऑल्सो ये आपका रिविजन नोट्स के साइज का है, इजीली रिवाइजेबल है, ये हो जाएगा। और जिसके पास सिर्फ रिविजन नोट्स है और टाइम बहुत कम है, वो रिविजन नोट्स पढ़ रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि कंटेंट मिस हो रहा है, जीटीज ड्रॉप कर रहे हैं, क्या किया जाए? उसमें मैं जो कहूँगा, आप मेन नोट्स लाइए, वहाँ से रिविजन नोट्स के टॉपिक्स को चुनिए और उन टॉपिक्स को मेन नोट्स से पढ़ लीजिए। तो क्या है ना, आपका कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम। अब दूसरा आता है प्रिंटेड नोट्स लेके हैंड रिटन नोट्स ले। प्रिंटेड नोट्स लेके हैंड रिटन नोट्स ले। अब इसमें दोनों का ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रिंटेड नोट्स विल बी प्रिंटेड, इट विल बी टाइप्ड, तो इसमें ना कोई मेमोरी नहीं होगा। जैसे व्हाट आई मीन टू से इज, इफ यू राइट द हैंड रिटन नोट्स, इट विल हैव योर ओन हैंडराइटिंग। लिखते समय आप देख रहे हो, आपका विजन यूज हो रहा है, आपका हाथ यूज हो रहा है, एक मोटर मेमोरी है, तो ऐसे ना आपको रिटेंशन में बहुत आसानी होती है। और साथ ही साथ आप आपके टीचर का या फिर वीडियो जो भी है वो आप सुन रहे हो, तो आपका एक यू नो ऑडियो विजुअल मेमोरी भी बन जाता है। So, handwritten notes are always better. They give you a better recall. Any handwritten notes is always designed to give you a better recall as compared to any printed notes. तो कब प्रिंटेड जाए, कब हैंड रिटन जाए? देखो, जब आपके पास बहुत समय है, आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, तो हैंड रिटन नोट्स आर ऑलवेज बेटर। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपको रिवीजन जल्दी खत्म करनी है, आपको प्रिपरेशन जल्दी करना है, एग्जाम पास आ रहा है, तो यू कैन यूज द प्रिंटेड नोट्स। But again, set each has its own advantages and disadvantages. Decide according to the situation you are in और क्या आपके लिए कंफर्टेबल है, क्या आपके लिए सुटेबल है। अब आते हैं एमसीक्यू स्केल पे। एमसीक्यू पहले तो समझो कि ऑल थ्रू आउट आवर यूनिवर्सिटी, व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर एमबीबीएस, वी आर राइटिंग सब्जेक्टिव एग्जाम। उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन होता है और आपको आंसर लिखना होता है, 4 मार्क्स मार्क्स का, 5 मार्क्स का। बट एट द टाइम ऑफ योर नीट पीजी, इट इज अ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। The answers have to be accurate, the answer have to be precise, they have to be to the point। क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4-5 ऑप्शंस रहेंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको ढूँढना है, ऑप्शन आपकी आँखों के सामने है, आपको ढूँढना है कि उसमें से कौन-सा आपके लिए बेस्ट है। अब तो एमसीक्यू स्किल कैसे बढ़ाई जाए? पहली बात है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज़। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज़ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? लोग बोलते हैं कि रेगुलर हम कितना करें भई, 100-200 कर लिए ना। और रेगुलर स्टैंडर्ड इज़ 50 एमसीक्यूज़, व्हाई?
बिकॉज़ ये जो नंबर है ना 50, अगर आप इसको यूज़ करते हो, यू विल फाइंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू रिव्यू द एमसीक्यूज़ ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू एमसीक्यूज़ कि यार ये अगले दिन करेंगे, नो। क्या करना है आपको, एमसीक्यू सॉल्व करो, जो एमसीक्यूज़ में गलत हो रहा है उस एमसीक्यूज़ को पढ़ो, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है उसको पहचानो, उस टॉपिक को जाके रिवाइज़ करो एंड मेक श्योर कि उस टॉपिक से अगर अगला दिन, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कोई एमसीक्यू आए, उसको आप गलत ना करो। क्योंकि वो टॉपिक आपकी वीकनेस है, आपको वीकनेस पे भी काम करना है साथ ही साथ, ताकि आपका रिविज़न स्ट्रेंथेन हो, आपका जीटी में मार्क्स उठे और आप अच्छा रैंक लाएँ। अब बोले एमसीक्यू रिव्यू कैसे करें? देखो, रेगुलर जो एमसीक्यू कर रहे हो, उसको नेक्स्ट डे रिव्यू किया करो बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल। और जहाँ पे गलती हो रहा है, उसको आप एक जगह पे लिख के रखो, ताकि व्हेनेवर सपोज़ चैप्टर है हेमाटो-ऑन्कोलॉजी और मेरे को पता है कि सीडी मार्कर्स मेरा वोलेटाइल एरिया है, सीडी मार्कर्स में मैं बार-बार क्वेश्चन गलत करता हूँ। तो I'll write it down somewhere and every 3 days, every 4 days I'll keep on coming back to the CD markers, revising them. जब मैं हेमाटो ऑन्कोलॉजी का चैप्टर रिवाइज करूंगा, so the first thing that I will do is I'll read up the CD markers and then I'll go to the rest of the chapter. तो ऐसे क्या होगा ना, वो रीइंफोर्स होगा और आगे आप गलती नहीं करोगे। ऐसे आप अपने वीक पॉइंट्स को कवर कर सकते हो रेगुलर एमसीक्यूज के माध्यम से। नॉट जस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस, बट उसका कोई टारगेट, कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर होता जाएगा। अब टेस्ट है बहुत, इंस्टीट्यूट्स ना आपको बहुत तरीके के टेस्ट देते हैं। एक होता है एसडब्ल्यूटीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्लास टेस्ट, और जीटीज, ग्रैंड टेस्ट। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस फ्रीक्वेंसी में दे और कैसे उसको रिव्यू करें। देखो, हर एक टेस्ट का अपना 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 टारगेट्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में वो आपको एक सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं कि मान लीजिए आपका मेडिसिन कितना स्ट्रांग है, फॉरेंसिक मेडिसिन कितना स्ट्रांग है। उसमें क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट में टॉपिक्स जो होते हैं वो ज्यादा डिटेल जाते हैं। अगर मैं बोलूँ जीटीज़ ग्रैंड टेस्ट में ना पूरा सिलेबस का होता है, ग्रैंड टेस्ट पूरा सिलेबस का होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आपको एक पूरा हर एक सब्जेक्ट का पता चलता है कि किस सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है भाई, किस सब्जेक्ट मेरा वीक है भाई, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ये पॉइंट, ये टॉपिक वीक है, ठीक है ना? ऐसे आपको पता चलता है। अब बात है इन टेस्ट को रिव्यू कैसे करें? टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना। ठीक है ना? स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जीटी का जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे रखा, मंथली 1 करके आप रख सकते हो। जैसे आपके स्कोर्स इंप्रूव होते हैं या फिर आपको टाइम मिल रहा है उतना करने के लिए, तो आप ट्वाइस मंथली भी जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि रिव्यू कैसे करें? रिव्यू करने का मेरा जो स्ट्रैटेजी था, आप कोई भी टेस्ट दो, उस दिन दे दो। आप मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, गलतियों पे अपना फोकस करो। हर एक सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करो, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सेग्रीगेट करो। अब उनमें से आप तीनों कॉलम बनाओ। एक वोलेटाइल टॉपिक्स, एक न्यू टॉपिक्स और अपडेट्स, और एक टॉपिक्स दैट आर डन रॉन्ग। टॉपिक्स दैट आर डन रॉन्ग विल इंक्लूड वो टॉपिक्स जो आपके नोट्स में है पर आपने गलत की। वोलेटाइल टॉपिक्स वो है जो आपके नोट्स में भी है, आपने गलत किए हैं, पर वो ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है, आप उनको बार-बार भूलते हो, ठीक है ना? उनको बार-बार भूलते हो, उसको वोलेटाइल टॉपिक्स में रखेंगे, और जो आपको लग रहा है ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एरिया, एप्लीकेशन एरिया, उसको आप टॉपिक्स डन रॉन्ग में डाल सकते हैं। एंड लास्टली न्यू टॉपिक और अपडेट, ये आपके लास्ट पॉइंट में आएगा कि अगर कोई नया हो गया, नोट्स के बाहर है, तो आप उसको उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है? दिस विल हेल्प यू सेग्रीगेट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्यों आप गलत कर रहे हो। उसमें क्या है, वोलेटाइल टॉपिक्स जो है उसको आपको बार-बार देखते रहना है, तो आपको पता है आप वो भूल जाते हो। जो टॉपिक्स डन रॉन्ग है उसमें कॉन्सेप्चुअल एरर है, तो उसको आप उतना फ्रीक्वेंटली मत देखो। आप इसको 1 बार 2 बार ढंग का पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सेकंड टाइम से थर्ड टाइम से गलत नहीं होना चाहिए। और जो नया टॉपिक है अपडेट, वो आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले-पहले भी देख सकते हो, क्योंकि वो नया टॉपिक है, एकदम नया आया है मार्केट में। हाँ, चांस है कि पूछे पर ना भी पूछ सकते हैं। बट आउट ऑफ नोट से तो आपके मेंटर जो है उन्हें भी नहीं सोचा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आस करने का, तो उन्होंने नहीं डाला हुआ है। उसको क्वेश्चन बैंक में डाल दिया है, टेस्ट में डाल दिया। अब उसको यू नो लेस इम्पोर्टेंट थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? वो आपका एक्स्ट्रा एज है प्रिपरेशन के लिए, वो एक्स्ट्रा एज है आपका प्रिपरेशन का, बट वो मेन प्रिपरेशन के फोकस से थोड़ा उसको हटा करके रख सकते हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। सो फ्रीक्वेंसी विल कंप्लीटली डिपेंड कि आप कैसा कर रहे हो। मान लीजिए आपका जीटी में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, 50% आ रहे या फिर 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो उसमें आप 1 महीने गैप दो, और स्ट्रेस ऑन द रिव्यूइंग ऑफ द जीटीज। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस ऑन द रिव्यू पार्ट ऑफ द जीटीज। अब जैसे जैसे आपका मार्क्स लेवल अप होता जाएगा, आप जीटी के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, क्योंकि उस टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रेस में है। तब जीटी देने का मतलब है दो थिंग्स, वन, यू आर प्रैक्टिसिंग
यू आर सिमुलेटिंग द एग्जाम इन्वायरमेंट रिपीटेडली एंड सेकंड यू आर मेकिंग श्योर कि जो मेरे दिमाग में है वो निकल तो नहीं रहा है। मैं बार-बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वो मोड है। उसमें आपका लर्निंग से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करना है ताकि आप भूल ना जाओ और आपके एमसीक्यू स्किल्स भी शार्प टू द पॉइंट रहे और एग्जाम के दिन आपका रिफ्लेक्सेस अच्छा हो। तो बॉटम लाइन है व्हेन यू आर फार फ्रॉम द एग्जाम आपके कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, जीटी रिव्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, गैप ज़्यादा रखना है, मंथली एक करके देंगे तो चलेगा, बट रिव्यू अच्छे से करें और मेक श्योर कि जो गलती हो इस जीटी में, अगले किसी भी जीटी में मैं किसी भी दिन दूँ, वो गलतियाँ ना हो। और जब यू आर क्लोज टू द एग्ज़ाम, तब आपका कंटेंट का ग्रैस्प अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप गैप रखना, रिव्यू पे फोकस करना, पर आइडियली कंटेंट अच्छा हो जाना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छा हो जाना चाहिए, तब you will reduce the frequency of the GTs. That's what I want to say. अब बात हुई रिवीजन की, तो आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम में रिवीजन कितने इंपॉर्टेंट रखता है। रिवीजन मेक्स श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स टू द पॉइंट है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने कॉन्सेप्ट को लेके, आपका रिफ्लेक्सेस अच्छे चल रहे हैं एग्जाम में, आप जल्दी आंसर को रिकॉग्नाइज कर पाते हो, जल्दी आंसर कर पाते हो, रिटेन ज़्यादा कर पाते हो, तो रिविजन्स के बहुत फायदे हैं, उसको मैं नहीं बताऊंगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिविजन्स, है ना। पीपल से 10 रिविजन्स कर लो, टॉपर्स कहेंगे मैंने तो 15 रिविजन कर लिया, 8 रिविजन कर लिया। आई विल टेल यू वो रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि यू आर हियरिंग फ्रॉम समवन जिसने इंटर्नशिप ईयर में क्लियर किया है, तो आपको पता ही होगा कि टाइम कितना कंस्ट्रेंट रहा होगा मेरे टाइम पे। तो आई विल टेल यू रिविजन्स आपका भले 2 ही हो, डज़न्ट मैटर, बट रिविजन का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जब आप पढ़ो पूरा फ़ोकस से पढ़ो और रिविजन का क्वालिटी अच्छा करने के लिए क्या होता है टारगेटेड रिविजन। ऐसा नहीं कि पहले पेज से शुरू करके लास्ट पेज तक पढ़ेंगे, जो रिटेन हुआ है एग्ज़ाम में कुछ भी लिख देंगे, ये आपका एमबीबीएस एग्ज़ाम नहीं है। तो आपका रिवीजन भी टारगेटेड होना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जो मैं करता था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट प्रैक्टिस करते तो निकाल लेते थे कि इस टॉपिक से ये पॉइंट्स बार-बार पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो कि ये टॉपिक्स बार-बार पूछ रहे हैं, तो उनको उन एरिया को नोट्स में हाइलाइट करो और जब रिवाइज़ करो ना, आप उन पॉइंट्स पे स्ट्रेस करो, फोकस करो ज़्यादा। तो उससे क्या होगा कम रिविजन्स में भी आपके वो कंटेंट रिटेन हो गया आपके ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है। तो उसमें आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। देखो एट द एंड ऑफ द डे आप नीट पीजी का प्रिपरेशन करके किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हो। अब एक्सपर्ट बनने का मतलब टू गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू बिकम एन एक्सपर्ट यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम कि इस एग्ज़ाम देने के बाद मैं किसी भी ब्रांच में जाऊँगा, वहाँ 3 साल पढ़ूँगा, एक डिग्री मिलेगा, एक्सपर्टाइज़ मिलेगा, इसी के लिए आप पढ़ रहे हो। तो यू विल नॉट बिकम एक्सपर्ट इन एनी सब्जेक्ट थ्रू दिस प्रिपरेशन। बट इस प्रिपरेशन का टारगेट ये है कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो सबसे खास चीज़ें हैं, एज़ अ बेसिक डॉक्टर व्हाट यू शुड नो, यू मस्ट नो। तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही होना चाहिए। तो रिवीजन की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। डोंट फोकस टू मच कि यार मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा। नो, रीड क्रिस्प, कॉन्साइज़, रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स एंड दैट इज़ व्हाट विल स्टे इन योर ब्रेन एंड हेल्प यू एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम डे। बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, एग्ज़ाम के टाइम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आंसर सबको नहीं आएँगे। व्हेन टू स्टार्ट रिविजन नोट्स इज़ अ क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। ओके कि व्हेन टू स्टार्ट रिवीजन नोट्स। अब एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लो किसी के पास सिर्फ मेन नोट्स है, तो वो कैसे रिवीजन नोट्स बनाए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को पॉइंट आउट करो और उनको मेन नोट्स से पढ़ लो, तो वो आपके रिवीजन नोट्स के बराबर है। और जिसके पास रिवीजन नोट्स है, वो रिवीजन नोट्स से पॉइंट निकाले कि कौन-कौन टॉपिक्स पे आ रहा है। मतलब मेंटर्स को लग रहा है कि कौन-कौन से टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आप निकाल के आप मेन नोट्स पे डालें उनको और उन टॉपिक्स को मेन नोट से पढ़ लीजिए, तो आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। और अगर और एक चीज़ है जो आपको याद रखना है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, मान लीजिए मेरा पहला रिवीजन सपोज़ से मेडिसिन मेरा पहला रिवीजन लगा है 7 दिन मान लीजिए। तो जैसे रिवीजन्स आपके बढ़ेंगे, आपके टाइम घटने चाहिए एंड दैट विल एंश्योर दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ फोकस्ड प्रिपरेशन, टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल प्रिपरेशन। मान लीजिए मेडिसिन आपका पहला 7 दिन लगा हुआ है, दूसरे रिवीजन में आपको 5 दिन लगने चाहिए, तीसरे रिवीजन में ट्राई इट्स डिफिकल्ट बट ट्राई टू कट इट डाउन टू 3 डेज़। अब ये कैसे होगा? ये होगा जब आप ये पहचान पाओगे कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। सो एज़ यू आर नियरिंग मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिविजन्स, पहले से सेकंड रिवीजन पे आप जा रहे हो, सेकंड रिवीजन से थर्ड रिवीजन पे आप जा रहे हो, आप और प्रिसाइज़ रिवाइज़ कर रहे हो कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन से इतना रिटेंशन है मेरे को, इसके बारे में मेरे को एक बर्ड्स आई व्यू लग गया है। अब इन टॉपिक्स पे मेरे को स्ट्रेस करना है। जब आप ऐसे रिवाइज़ करते हो ना, तब क्या होता है, बिकॉज़ दिस इज़
ऑल्सो टाइम गेम, ठीक है ना? आपको टाइम बाउंड काम करना है और उस टाइम में आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है, द सिलेबस इज़ वास्ट। तो उसमें अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं लगाओगे, अगर आप फ़ोकस रिविज़न नहीं करोगे, हर एक रिविज़न में यू आर ट्राइंग टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट पेज ऑफ योर नोट्स टू लास्ट पेज ऑफ योर नोट्स, बिलीव मी आप काम तो बहुत करोगे बट रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आएँगे। MAPPG is an exam which needs strategic work, which needs smart work and not only hard work. Yes, hard work is important, but smart work and strategic work is what will bring a difference in your rank and a difference in your results. So keep this in mind, eat healthy, stay healthy, do the hard work, put your heart into it, and each one of you will come up with flying colors. All the best. Signing off. Curious Medico here. Thank you.